King of the road, trailer for sailor in. हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू कानूनन। आज के सेशन में हम देखेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिविल केसेस यानी कि दीवानी मामलों में प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर से संबंधित कानून सिविल प्रोसीजर कोड 1908 द्वारा नियमित होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1 जनवरी 1909 से प्रभावी हुई, जबकि द अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी कि संशोधन अधिनियम 1976 1 फरवरी 1977 से प्रभावी हुआ। अमेंडमेंट एक्ट 1999 और 2002 1 जुलाई 2002 से लागू हुए। सिविल प्रोसीजर कोड नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों यानी कि ट्राइबल एरियाज को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। यह कोड यानी कि यह संहिता अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होता है। यह कोड फॉरेनर्स को भी किसी प्रकार की छूट नहीं देता है। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना के अनुसार वर्तमान कोड यानी कि वर्तमान संहिता का उद्देश्य दीवानी न्यायालयों यानी कि कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेशन की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को कंसोलिडेट और अमेंड करना है। यह एक कंसोलिडेटेड कोड यानी कि समेकित संहिता है जो सिविल कोर्ट्स द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित सभी कानूनों को एकत्रित करती है और इसे एक उपयोगी संहिता बनाने के लिए अपडेट यानी कि अद्यतित करती है। यह संहिता दीवानी अदालतों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ कुछ सब्सटैंटिव राइट्स यानी कि मूल अधिकारों की भी बातें होती हैं, परंतु इसका असली उद्देश्य सिविल प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित यानी कि कंसोलिडेट करना है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के एक केस प्रेमलता नाहटा बनाम चंडी प्रसाद सिकारिया के केस में बोला था। सिविल प्रक्रिया संहिता काफी विस्तृत है और इस तरह से यह दीवानी मामलों से संबंधित प्रक्रियाओं के विभिन्न बिंदुओं पर अपने आप में एक संपूर्ण संहिता है। हालांकि यह उन बिंदुओं पर विस्तृत नहीं है जिन पर इस संहिता में विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा बोला था सुप्रीम कोर्ट ने 1962 के मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल के केस में। किसी भी देश की विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर उन सभी संभावित परिस्थितियों पर विचार करने में असमर्थ होता है जो भविष्य में मुकदमेबाजी यानी कि लिटिगेशन के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं और फलस्वरूप उनके लिए कोई प्रक्रिया तय नहीं की जा सकती। इस तरह के मामलों में न्यायालय के पास न्याय, समानता और अच्छे विवेक यानी कि जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के लिए इनहेरेंट पावर यानी कि अंतर्निहित शक्ति होती है। यह संहिता कार्यों में पूर्व प्रभावी यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता एक योजनाबद्ध तरीके से 2 भागों में बटी है। संहिता के मुख्य भाग में 158 धाराएं यानी कि सेक्शंस हैं और दूसरे भाग में नियम हैं जिनमें पहली अनुसूची यानी कि शेड्यूल 1 के तहत 51 आदेश यानी कि 51 ऑर्डर्स हैं। संहिता के मुख्य भाग में मूल प्रावधान यानी प्रोविजंस ऑफ सब्सटैंटिव नेचर शामिल हैं जो सामान्य सिद्धांतों यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स और अधिकार क्षेत्रों यानी कि जुरिस्डिक्शंस को निर्धारित करते हैं, जबकि दूसरे भाग में प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान होते हैं और उस तरीके को बताते हैं जिससे संहिता के मुख्य भाग में दिए गए जुरिस्डिक्शंस का प्रयोग किया जाना है। जहां भी नियम धाराओं के साथ असंगत हैं यानी कि जहां भी रूल्स सेक्शंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं वहां सेक्शंस ही मान्य होंगे यानी कि धाराएं ही मान्य होंगी। कोड की मेन बॉडी जिसमें कि 158 सेक्शन सम्मिलित हैं वे मौलिक हैं और इसे लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के अलावा किसी अन्य द्वारा संशोधित यानी कि अमेंड नहीं किया जा सकता है, जबकि नियमों को हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालयों के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम देखेंगे कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर डिक्री यानी कि आज्ञप्ति क्या है और आज्ञप्ति के आवश्यक तत्व यानी कि डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। धन्यवाद।
king of the road. Trailer for sailor rent. Man, trailer for sailor rent. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailor rent.